श्रोताओं नमस्कार। कोविड-19 पर आधारित विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपेंद्र सिवाच। आज हम बात करेंगे कोरोना संकट काल में कहानियां और कहानियों में महामारियां। और हमारे आज के मेहमान हैं सुप्रसिद्ध कहानीकार श्री नवीन कुमार नैथानी। श्रोताओं, लॉकडाउन को चलते पूरे 2 महीने हो चुके हैं। पूरी दुनिया इस समय कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी से प्रभावित है। ये मानव जाति के ऊपर अभूतपूर्व संकट है। इससे पहले भी बहुत महामारियां फैली हैं और समाज में तबाही आई है, लेकिन इस बार जिस तीव्रता से पूरी दुनिया इससे प्रभावित हुई है और हमारे सामाजिक ताने बाने को, हमारी मानसिकता को प्रभावित किया है, वो सर्वथा भिन्न है। चूंकि साहित्यकार अपने परिवेश और समय पर पैनी नजर रखता है और उसको अपनी रचनाओं में दर्ज करता चलता है, तो निश्चित ही कोरोना संकट का ये समकाल भी रचनाओं में दर्ज हो रहा होगा और इससे पहले की जो महामारियां हैं वो भी साहित्य में दर्ज हुई होंगी। और आज हमने इसी विषय पर बात की सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री नवीन कुमार नैथानी से। तो आइए सुनते हैं श्री नवीन कुमार नैथानी से की गई ये बातचीत, कोरोना संकट काल में कहानियां और कहानियों में महामारियां। और इस समय दूरभाष पर हमारे साथ जुड़ गए हैं जाने माने कहानीकार श्री नवीन कुमार नैथानी। नवीन जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। इस समय वैश्विक महामारी फैली हुई है और लोगों के ऊपर ये एक बहुत ही नए तरह का और लेकिन बहुत गहरा संकट है। एक साहित्यकार होने के नाते, एक कहानीकार होने के नाते इस पूरे संकट को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये निश्चित रूप से एक अभूतपूर्व संकट है और इस तरह के संकट पहले भी आए, महामारियां पहले भी आई, लेकिन शायद ये पहली बार हुआ है कि पूरी दुनिया इस तरह से इसके घेरे में आ गई है। और बहुत सारे जो वजह रही हैं कि हम, एक तो जो ये भाव रहता है कि ये सब कुछ हमारे साथ नहीं हो सकता है। पहले हम लोग पढ़ते आए हैं या सुनते आए हैं कि ऐसा हुआ करता था, ये पहले हुए भी हैं, तो इतिहास में इस तरह के विवरण तो है ही कि इससे भी ज्यादा भयावह महामारियां आई, बहुत ज्यादा लोग उसमें जो है मरे हैं। बहुत पुराने जो समय है वहाँ सबके सारे विवरण मिलते हैं, लेकिन हम हमेशा ये समझते रहे कि ये बहुत पहले की बात है। संकट चूंकि मनुष्यता पर पहले भी आए, ज्यादातर हमने अभी पिछली शताब्दी में ये महायुद्ध देखे, महायुद्धों के संकट जो है वो, लेकिन वो ऐसा हुआ है कि जैसे कहीं वो कोई एक दूसरी जगह पर रहे, लड़े गए, जहाँ जिनके बीच में वो संकट आया उन लोगों ने उनको झेला। संकट इस मामले में कुछ अलग सा है कि इसमें कोई भी इससे अछूता नहीं रह गया है। दुनिया जिसको हम कहते रहे कि ये, क्योंकि अब हमने बहुत ज्यादा प्रगति भी की, दुनिया एक तरह का एक वैश्विक ग्राम के रूप में बदल गई, तो एक गांव के अंदर जैसे सब कुछ चीजें होती है उसी तरह से अब ये लग रहा है कि जैसे हमारे घर तक आ गई। शुरुआत में हम लोग उसको सुनते रहे और हम इसे बहुत उतनी गंभीरता से ले भी नहीं रहे थे शायद, लेकिन जब धीरे धीरे करके पता लगा कि इसे कोई देश अछूता नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा संकट तो है, निश्चित रूप से बड़ा संकट है। और दूसरी बात यह है कि एक ऐसे समय में संचार के जो माध्यम है उसके अंदर जो विजुअल्स है, तो जिस तरह से ये सामने देख रहे हैं सारी दुनिया को होते हुए, तो ये बहुत भीतर तक आपको उद्वेलित करता है। बल्कि कई बार तो मनुष्य होने पर भी जो है वो शक होने लगता है कि हम जिस चीज पर बड़ा गर्व करते रहे कि आगे जा करके दुनिया और आगे बढ़ेगी और बेहतर होगी, और अपनी लाचारगी जो है वो भी समझ में आती, जो दिखाई दे रहा है सामने विजुअल्स के रूप में दिखाई दे रहा है। संकट जो तो कई तरह से भी, प्राकृतिक आपदाएं भी आती रही हैं। परसों ही जो है अब इतना बड़ा तूफान आ गया, लेकिन कोविड के रूप में जो हम ये संकट देख रहे हैं, ये तो किसी ने कभी भी कल्पना ही नहीं करी कि इसकी वजह से सारी चीजें, सारी दुनिया जैसे बंद हो जाएगी, सारे काम बंद हो जाएंगे। आदमी इतना अकेला शायद पहले कभी नहीं पड़ा हो। एक साहित्यकार जो होता है वो बहुत ही संवेदनशील होता है और वो अपने समय को रेखांकित करता चलता है। जो पिछली हमने जो महामारियां झेली हैं उनके बारे में हमारे साहित्य में
और विशेष रूप से कहानी में इस तरह की विवरण है और इस तरह की कहानियां हैं जो आपको याद आती हो? साहित्य में तो बहुत मतलब इस तरह के विवरण तो आए हैं जो बिल्कुल एकदम से सीधे सीधे इसको एड्रेस करने वाली चीजें हैं। एक तो जो मैंने जो बहुत पहले पढ़ी थी और इस समय तो उसका बहुत ज्यादा जिक्र भी हो रहा है, वो तो कामों का उपन्यास है प्लेग। प्लेग तो जो है ये पूरी तरह से, ये कई बार लगता है कि ये जैसे आज की स्थिति को देख करके लिखा जा रहा है, जबकि उसमें जो है वो एक शहर की कल्पना की गई है, ओरान शहर है और उसमें प्लेग आ जाता है। और प्लेग अचानक लोगों के अंदर शुरू में क्या होता है, उसको स्वीकार नहीं करते हैं, ये नहीं है और होगा तो फिर पूरा शहर जो है फिर वो बंद कर दिया जाता है, क्वारंटाइन में चला जाता है। तो शहर के अंदर की जो बेचैनियां हैं, लोगों के आपस के संबंध हैं, रिश्ते हैं, लोग एक दूसरे बाहर है, शहर के अंदर कोई नहीं आ सकता। तो उसके अंदर बल्कि कामों जो है कुछ पुराने विवरणों को भी देखते हैं। एक जगह तो ऐसा जिक्र करते हैं कि जो लोग मर रहे हैं कि यहाँ पर लोग जो है अपने जो मुर्दे हैं उनको छोड़ करके चले जा रहे हैं और वो कुछ पुराने जो ग्रीक जमाने की कुछ चीजों को याद करते हुए वहां पर एक पात्र कहता है कि उस समय तो लोग जो है इस बात के लिए लड़ पड़ते थे कि नहीं, हम अपने जो मृतक है उनका जो अंतिम संस्कार हम कायदे से करेंगे, और लड़ाइयाँ हो जाती थी। इस तरह के विवरण पहले के हैं। तो इसमें तो सीधा सीधा ही लगता है कि एकदम से हमारे सामने कि सीधे डायरेक्ट संबंध की कहानियां तो मतलब मुझको भी ध्यान नहीं आ रही है, लेकिन इनडायरेक्टली तो बहुत जगह है। अभी हमारी बहुत प्रसिद्ध कहानी है प्रेमचंद की ईदगाह ही है। अब ईदगाह में जो हामिद है उसका जिक्र है कि हामिद का पिता जो है वो पिछले साल हैजे से गुजर गया। तो हैजा जो है वो बहुत सामान्य उसकी चीजें पहले चलती रही, उसके विवरण आते हैं। और इसी तरह से मुझे भी याद आ रहा है, बहुत पहले की कहानी है, उसका भी शीर्षक भूल रहा हूँ। उस कहानी में भी क्या जिक्र होता है कि साहब जो मर रही है उसको ये सोच करके कि हाथ भी नहीं लगाते हैं कि अब यहाँ पर ये हो गया है और कहीं लोग किस तरह से होंगे, तो वो छोड़ करके और मृतक समझ करके चले जाते हैं। तो इस तरह के विवरण तो पहले से ही आए हैं। और दूसरी एक बड़ी वैसी कहानी है जो इधर अब लोग उसको भूल गए हैं। उस कहानी का शीर्षक राधा कृष्ण ने लिखी थी, 1,94,888। ये शायद बंगाल के अकाल के बारे में उस समय की पृष्ठभूमि पर है। इसका शीर्षक ही जो है वो उनकी संख्याओं को बताता है कि इतने लोग मर गए हैं, उसके गिनती के रूप में ये कहानी है। और दूसरी एक जो महत्वपूर्ण कहानी है जो मैंने सीधे इस बीमारी से संबंधित कहानी, वो मोहन थपलियार की कहानी है, खाका। 1978 में किसी लघु पत्रिका में छपी थी और मोहन थपलियार की और कहानियां तो बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन इसका जिक्र जो है प्रायः कम होता है। ये बहुत छोटी सी कहानी है, लगभग 3 पृष्ठों की कहानी होगी, मतलब 1,500 शब्दों से ज्यादा की कहानी नहीं है। इस कहानी का पूरा शिल्प एक खाके का है, स्केच रेखा चित्र का है। इसमें पहाड़ का गांव है, अंधेरा है, जहां पर ये महामारी से लोग मर रहे हैं और अचानक जैसे मृत्यु होती है तो उस मृत्यु का जो दारुण दृश्य है, वो ध्वनियां हैं, वो अंधेरा है, और रात के अंधेरे में जलती हुई कुछ रोशनियां हैं जो उनको शमशान घाट तक ले जाने वाली है। वहां से पुकार आती है कि भागो, एक लाश और आ गई है, अब इसको शमशान घाट तक ले जा रहा है। तो उसके लिए जो शब्द है वो मलोड़ी है कि अब ये सब आ जाओ और वहां चलो। तो लोग उसको लेकर के जाते हैं कि दूसरे दिन आती है और लाश है, जो पहले दिन लाश को ले जा रहा था वो खुद लाश में तब्दील हो गया है, वो खुद खत्म हो रहा है। इसका भयावह चित्रण, हृदय विदारक चित्रण जो है इस कहानी में है। और इस कहानी का जो आखिरी वाक्य है वो मुझको अभी तक याद आ रहा है। वो आखिरी वाक्य कुछ इस तरह से है कि गांव में मुर्दे बढ़ रहे हैं और मलोड़ी कम हो रहे हैं, तो ले जाने वाले लोग कम हो रहे हैं। तो ये कहानी खाका कहानी है। पहले की महामारियों पर जो कहानियां लिखी गई हैं उनका आपने जिक्र किया। इस महामारी को भी कम से कम 2 महीने से तो हम लॉकडाउन में हैं, उससे पहले से है। क्या आपकी नजर में कोई ऐसी उल्लेखनीय रचना, चाहे वो कविता हो या कहानी हो, इधर आपने पढ़ी है या आपकी नजर में आई है जो इस संकट पर लिखी गई हो? हाँ, इस संकट पर कविताएं तो आई और बहुत अच्छी कविताएं आई हैं, लेकिन कहानियों के बारे में अभी हो सकता है लोग लिख रहे हो, हर एक का अपना अपना वो नजरिया होता है लिखने का। तो बड़ी रचनाएं जो है उसके कुछ समय बाद ही आती हैं। मतलब ये बात कई बार रेखांकित भी की गई हमारे यहाँ, जो हमारे जो अपनी स्मृतियां जो है, हमारे जो हिंदी जो भाषा की और हमारी कहानियों की जो वैसी स्मृति है, उसमें से सबसे भयावह जो त्रासदी रही जो लोगों के और लेखकों के साथ, वो विभाजन की रही। तो विभाजन पर उस बाद और उस कुछ बहुत अच्छी कहानियां आई।
तो ये समय के बाद ही पता लगेगा कि ये किस तरह से ये अभी में चीजें आती। जैसा कहा जा रहा है कि एक बड़ी त्रासदी है और ये पूरे समाज को बदल के रख देगी, अपनी दुनिया को बदल के रख देगी। आपको क्या लगता है कि ये हमारा जो समाज है वो बदल के रख देगा? नहीं, निश्चित रूप से कुछ परिवर्तन तो होगा। दुनिया वो तो नहीं ही रहेगी जो पहले थी, क्योंकि मनोवैज्ञानिक रूप पर हमारे जो संबंध, दरअसल हम अपने देश में क्या देख रहे हैं, दुनिया की तो और स्थितियां कुछ और तरह की होंगी, हर जगह की परिस्थितियां अलग अलग है ना। एक न्यू नॉर्मल ये शब्द तो जो है वो पश्चिम में भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। हमारे यहाँ क्या है कि इस वक्त जो हम स्थिति देख रहे हैं कि इधर जो दोबारा से जो पलायन हो रहा है वापस, जो शहरों से गांव, जिसको हम सड़कों पर देख रहे हैं, ये बहुत सारी चीजों को बदलेगा। उसके असर वो बहुत बाद में एकदम से नहीं दिखाई पड़ेंगे, लेकिन बदलेगा। स्थितियां वो तो नहीं ही रहेंगी, उसमें बहुत तरह के हमें हो सकता है कुछ नियम कानून उनके अंदर भी कुछ परिवर्तन हो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें कि जो उसके बाद भूल जाती हैं। लोग बाहर चले जाते हैं, वो अपने गांवों को भूल जाते हैं, अपनी जगहों पर भूल जाते हैं। हमारे जो सामाजिक जो विषमताएं हैं और हमारे समाज का एक जो जातिगत संरचना है, इसके अंदर की चीजें जब शहर है एक आधुनिकता के साथ, एक नगरीकरण के साथ, उनकी कुछ तरह की चीजें को तो खत्म करता है। वो जब वो वापस उधर की तरफ लौटते हैं पुरानी चीजों में, तो वो उसको उस तरह से स्वीकार नहीं करता है। तो स्वीकार करने और अस्वीकार दिए जाने का जो द्वंद्व है, ये द्वंद्व भी जो है कहीं ना कहीं समाज के स्तर पर ही आएगा। इस बीमारी को भी हम जानते भी नहीं है ना, हम इसके साथ रहना सीख रहे हैं और रहना सीखना पड़ेगा। तो सीखते सीखते हमारे जो कंडीशनिंग है, जो व्यवहार के अंदर का जो बाहर का व्यवहार है, उसके चेंज के साथ साथ, उसमें परिवर्तन के साथ साथ हमारे मनोजगत में भी परिवर्तन निश्चित रूप से होने हैं। लगभग 2 महीने से लॉकडाउन में हैं, आप भी निश्चित रूप से घर पर ही होंगे, तो किस तरह की आपकी दिनचर्या, क्या कुछ नया कर रहे हैं? क्योंकि हमारा लिखने पढ़ने का काम है, तो ये मैंने सोचा था कि मैं कुछ किताबें जो है वो पढ़ूंगा जो पहले से नहीं पढ़ी थी, जो पढ़ नहीं पाया। इसमें से एक किताब थी मैजिक माउंटेन, थॉमस मान का उपन्यास है। ये बहुत साल पहले, तकरीबन 20-30 साल पहले मैंने पढ़ना शुरू किया था, फिर वो छूट गया था। तो मैंने कहा मैं इसको दोबारा से पढ़ूंगा और मैंने मंगाया। लेकिन इस बीच क्या हुआ कि स्थितियां जो है, जब दुनिया के अंदर ये स्थितियां देखी, तो उसमें मन जो है इतना विचलित हुआ कि ये सब कुछ काम जो है वो अपने तो पढ़ने में मन लगता, लिखने में भी जो है वो। लेकिन इस बीच चूंकि मेरा जो पेशा है मैं अध्यापन का है, तो उस वजह से हम जब छात्रों के साथ लगातार संपर्क में रह करके उनकी कक्षाएं जो है वो ले रहे हैं। कि यहाँ दिक्कत क्या है कि ये ज्यादातर छात्र हमारे ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, तो उनके साथ संपर्क करना, बनाना, उनके साथ ये कई बार जो है यहाँ पर नेटवर्क की भी समस्या रहती है। और मेरा विषय जो कि भौतिक शास्त्र है, तो उस वजह से थोड़ा सा और अधिक दिक्कत होती है बच्चों को कि उसकी किस तरह से हम उसको से संपर्क कर पाए। तो भाषा के साथ और जो संप्रेषण है इस तरह के विषयों का, तो उसके लिए जो है लगातार तैयारी में और उनसे संपर्क करने में ज्यादातर समय लग जाते हैं। कुछ कहना चाहते हैं, कुछ संदेश देना चाहते हैं आप? मनुष्य होने का मतलब जो है वो एक आस्था है। तो आस्था किस पर है? वो मनुष्यता के ऊपर है। और हम कितना भी बड़ा संकट हो, आज तक यहाँ पहुंचे, यहाँ से हम आगे जाएंगे जरूर। ये नहीं है कि ये सब चीजें दुनिया न कभी खत्म हुई और न कभी खत्म होगी। हाँ, जो भी चीजें हैं उसके साथ हमें मनुष्य होने, कि हम सिर्फ मनुष्य हैं, सबसे पहले मनुष्य हैं। बाकी सारे हमारे जो विभाजन हैं, इस तरह के हैं, वो सब बने हुए हैं। और आपदाएं जब भी आती हैं वो मानव निर्मित ही होती है। प्रकृति जो है अपने हिसाब से वो तो काम करती है अपना, प्रकृति का नियम, प्रकृति कभी भी किसी के भी विरुद्ध नहीं है। ये मनुष्य है जो खुद एक दूसरे के खिलाफ हो जाता है, किसी पर दोषारोपण करके या जो भी कुछ कर के कारण। तो हमें मनुष्य होने पर पहले ये आस्था, भरोसा रखना होगा और ये भरोसा हमें हमेशा आगे ले जाएगा। तो उम्मीद जो है वही है कि हम मनुष्य हैं। नवीन जी, आप हमसे जुड़े और हमसे आपने अपने विचार साझा किए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। आपको भी धन्यवाद। तो अभी आप सुप्रसिद्ध कहानीकार श्री नवीन कुमार नैथानी से की गई बातचीत सुन रहे थे। कोरोना संकट काल में कहानियां और कहानियों में महामारियां। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब कार्यक्रम समाप्त करने की दीपेंद्र सिवाच को अनुमति दीजिए। नमस्कार।